हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर 2025 के लिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉप 100 एमसीक्यू आप सभी के साथ डिस्कस किया जा रहा है, जिसका ये फर्स्ट क्लास रहने वाला है। हर क्लास में आपको 20 एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे एंड उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। एंड यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, PYQ बेस्ड, यानी प्रीवियस ईयर में कैसे सवाल पूछे गए हैं, ताकि आपको एनालिसिस मिले एंड हूबहू यहाँ से डिट्टो आपके एग्जाम में MCQ देखने को मिलेगा। तो पासिंग मार्क्स के लिए MCQ बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो MCQ आप जरूर प्रैक्टिस करिए अच्छे से एंड अगर नहीं आता हो तो उसके आंसर को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसका जवाब आप सभी लोग देंगे। ह्यूमन स्केलेटन इज मेड ऑफ ए टोटल ऑफ। ह्यूमन स्केलेटन कितने हड्डी से जुड़कर बना हुआ है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। 201, 206, 126, 198। मेरे स्टूडेंट्स में से कोई भी एक भी है जो गलत करेगा इस क्वेश्चन के आंसर को? कोई नहीं है कि जो गलत करेगा। वेरी गुड, कोई भी गलत नहीं कर रहा है। आंसर है 206, मतलब 206। 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है ह्यूमन स्केलेटन। मानव कंकाल 206 हड्डी से मिलकर बना होता है। अच्छा, अगर पूछ देगा चाइल्ड में, छोटे बच्चों में, तब क्या बोलोगे? 300 प्लस बोन, तब होता है 300 प्लस बोन होता है। अच्छा, आपसे सवाल कर देगा, बताइए कि जो 206 हड्डी है ये आपके बॉडी में दो तरीके से डिवाइडेड है। एक होता है एक्सियल और एक होता है अपेंडिकुलर। हाँ सर, होता है। अपेंडिकुलर कौन होता है सर? अपेंडिकुलर बताइए। अपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है सर? तो अपेंडिकुलर का मतलब होता है सर जो साइड साइड हो, है ना। एक्सियल जो एक्सिस में हो। तो एक्सियल बोन कितने होते हैं बताओ? एक्सियल 80, वेरी गुड, एंड अपेंडिकुलर 126, वेरी गुड। एक्सियल बोन में 80 बोन्स आते हैं, 80 बोन्स आता है। क्या क्या आता है एक्सियल में बताओ? तो एक्सियल में आपका आ जाता है सबसे पहले स्कल, है ना। स्कल के बाद क्या आ जाता है? बोनी थोरेक्स, है ना, ये पूरा छाती वाला हिस्सा, एंड उसके साथ वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, अब बताओ, ये जो आपका सारा रिवीजन होना चाहिए। स्कल में टोटल कितने हड्डी होते हैं? तो स्कल में टोटल आपका कितना होता है? 29 बोन होता है, जिसमें आपका क्या क्या होता है स्कल में? तो स्कल में आपको सबको पता होगा, स्कल में होता है क्रेनियम जिसमें कि 8 बोन होता है, फेसियल जिसमें 14 गो बोन होता है, फिर आपका हो जाता है ईयर ऑसिकल जिसमें 6 गो बोन होता है, और एक गो बोन होता है हायोइड। हो गया ना, 14, 6, 20, 8, 28, 29। हाँ, ट्रिक भी याद होगा सबको। क्रेनियम में मारेंगे 8 जाएगा, यानी 8 गो बोन, ठीक है। फेस में क्या गो क्रीम लगाएंगे? अरे फेस में क्या गो क्रीम लगाती है आपकी वाली? 14 गो। क्या गो क्रीम लगाती है? 14 गो, यानी फेसियल 14, ईयर ऑसिकल्स टोटल 6, 3 गो इधर 3 गो उधर। हायोइड बोन 1 ठो, वेरी गुड। बोनी थोरेक्स में 2 चीज होता है, एक तो होता है आपका रिब्स और दूसरा होता है स्टर्नम। अच्छा बताओ, रिब्स की संख्या कितनी? तो रिब्स टोटल होता है 24, 12 पेयर। स्टर्नम की संख्या कितनी? तो सिंगल, एक स्टर्नम होता है ना। और वर्टिब्रल कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ। वर्टिब्रल कॉलम टोटल कितना होता है? तो वर्टिब्रल कॉलम की संख्या टोटल होती है 26। कितनी होती है टोटल? 26। अगर आप जोड़ेंगे तो देखो 29 गो आपका स्कल में हो गया, प्लस आपका 24, 1, 25 गो बोनी थोरेक्स हो गया, एंड प्लस आपका 26 गो वर्टिब्रल कॉलम हो गया। तो 26, 29, 25 जोड़ लीजिए, तो 6, 5, 11, 11, 9, 20 के शून्य बकिया 1, 2, 1, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, है ना। हो गया ना। हाँ, तो 25 देखो ऐसे भी जोड़ो ना, 6, 5, 11 के 1 बकिया 1, है ना। 6, 5, 11, 11, 9, 20, 20 के 0 बकिया 2, है ना। 2, 4, 6, 2, 8, हो गया 80 को, 80 हड्डी हो गया। तो एक्सियल स्केलेटन मेरे ख्याल से रिवीजन हो गया ना। हाँ, अपेंडिकुलर बताओ भैया, अपेंडिकुलर बताओ क्या क्या होता है सर?
तो अपेंडिकुलर में मेनली होता है अपर लिम्ब, यहाँ पर दूसरे पेज में बताओ, देखो ये आपका एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन में स्कल हो गया, चेस्ट हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लिए। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल कितने हड्डी होते हैं? 126। 126 में अपर लिम्ब होता है, ये अपर लिम्ब होता है, लोअर लिम्ब होता है, और फिर शोल्डर गर्डल और पेल्विक गर्डल, ये होता है टोटल आपका क्या 126 हड्डी, ठीक है। हाँ, आप हमें बताइएगा कि इस तरीके से टोटल हो गया आपका 206 हड्डी, जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, मैंने बता दिया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सवाल है आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रॉपरली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल डोनर, इसमें से किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर, डोनर 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 बोलोगे तो मुंहवा ऐसे बुचुक जाएगा, ओ तो ओ ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ, यानी ब्लड ग्रुप ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ, यूनिवर्सल डोनर क्या होता है सर? ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर? तो ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको कहते हैं सर? तो ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। एक बार आप सारे ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है पढ़ लीजिए, ताकि एग्जाम में सवाल आए तो बन सके। देखो ब्लड ग्रुप मेनली 4 प्रकार का होता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में। एक होता है ब्लड ग्रुप ए, है ना, एक होता है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी ओ, 4 ब्लड ग्रुप होता है। क्या क्या बताओ? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। हाँ, ए बी ओ, ठीक है। अब आप हमें बताइएगा ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी ओ, अब किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन, कौन सा एंटीबॉडी? पहले तो ये बताओ एंटीजन कहाँ पाया जाता है? तो आरबीसी के सरफेस पर। जैसे मान लो ये आरबीसी है तो इसके सरफेस पर, इसके सरफेस पर एंटीजन पाया जाएगा। एंटीजन कहाँ होता है? सरफेस पर। एंटीबॉडी कहाँ होता है सर? प्लाज्मा में। एंटीबॉडी कहाँ होता है? प्लाज्मा में। एंटीबॉडी प्लाज्मा में। और ब्लड ग्रुप जब भी डिसाइड होता है तो एंटीजन से। आपको मैं एक लाइन लिख के दे रहा हूँ, याद रखना। ब्लड ग्रुप जब भी होगा, ब्लड ग्रुप बराबर क्या होता है? एंटीजन। जो एंटीजन है वही उसका ब्लड ग्रुप है। एंड इसका उल्टा होता है एंटीबॉडी, इसका उल्टा होता है एंटीबॉडी, इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है एंटीबॉडी, इसका उल्टा होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक है। इसका उल्टा होता है एंटीबॉडी, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है? एंटीबॉडी होता है, ठीक है। हाँ, तो ब्लड ग्रुप ध्यान रखना, मैंने जो बताया वो याद कर लेना आप सभी लोग कि ब्लड ग्रुप क्या होता है? उसका बराबर एंटीजन, यानी जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन होगा, उसका उल्टा एंटीबॉडी होगा। अगर कोई पूछेगा ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन, तो वही एंटीजन जो ग्रुप है, तो ए एंटीजन। एंटीबॉडी कौन सा? तो जस्ट उसका उल्टा, तो बी एंटीबॉडी, राइट। हाँ, अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि ब्लड ग्रुप बी में, किसमें? ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन, ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन, तो जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, तो बी एंटीजन। कौन सा एंटीजन होता है? बी एंटीजन। तो एंटीबॉडी कौन सा? तो एंटीबॉडी ए। अच्छा, ब्लड ग्रुप ए बी में अगर मैं बात करूं, ब्लड ग्रुप ए बी में कौन सा एंटीजन? तो ए एंड बी, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए, एंटीजन बी, ठीक है। अब उसके बाद उसमें कौन सा एंटीबॉडी हो जाएगा? तो अगर दोनों एंटीजन हो गया तो कोई एंटीबॉडी नहीं, नन, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। चूंकि यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं है इसीलिए ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, और यहाँ दोनों एंटीजन है यहाँ, इसलिए ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ना, याद रखना। ब्लड ग्रुप ए बी, जबकि ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, है ना। डोनर, ओनर बोलते हो ना, ओ आ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी, देखो डोनर मतलब, ओ मतलब क्या होता है? जीरो। ओ एक्चुअली यहाँ पर क्या है? जीरो है। जीरो बोलने में अच्छा नहीं लगता इसीलिए ओ बोला जाता है। ओ मतलब जीरो, जीरो मतलब कोई भी जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन। जीरो मतलब जीरो एंटीजन, जीरो एंटीजन मतलब कोई एंटीजन नहीं होगा। अगर कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी।
तो ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन हैं, जबकि ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। ठीक है, याद रख लेना। तो कौन सा ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन, कौन सी एंटीबॉडी, जरूर याद रख लीजिएगा। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब देना। जैसे कि आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बताओ ब्लड ग्रुप ए बी में कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन कौन सा होगा? तो एंटीजन ए बी होगा, एंटीजन बी भी होगा। वेरी गुड। अच्छा, एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटीबॉडी कौन सा होगा बताओ? तो एंटीबॉडी कौनो नहीं होगा, कौनो नहीं, नो, कौनो नहीं प्रेजेंट होगा। एंटीबॉडी कोनो नहीं प्रेजेंट होगा, कारण क्योंकि यहाँ पर दोनों एंटीजन आ गया। अच्छा, ब्लड ग्रुप ओ मतलब 0, इसमें कौन सा एंटीजन होगा? तो कोनो एंटीजन नहीं होगा। एंटीबॉडी अगर कोनो एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी होगा। ठीक है, ए और बी। अगर मैं बोलूँ ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन, तो जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन ए, एंटीबॉडी तो उल्टा बी। अगर कोई बोल देगा ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन, तो जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, तो बी का बी, और एंटीबॉडी कौन सा, ए। समझ रहे हो बात को? हाँ जी। तो ये हो जाएगा आपका 4 गो ब्लड ग्रुप के बारे में आप समझ गए। ठीक है, हाँ जी। अब हम लोग समझते हैं आगे के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी द ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? ह्यूमन ब्लड में ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, गैस्प्रो एस्लिन या चार्ल्स डार्विन। तो ध्यान रखना, विलियम हार्वे के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? आपका ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे, ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे के द्वारा। जबकि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप बोलेगा तो कार्ल लैंडस्टीनर, जबकि ब्लड सर्कुलेशन बोलेगा तो विलियम हार्वे। याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इन एन ईसीजी ग्राफ, ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो बोल दीजिए, इलेक्ट्रो, है ना, ग्राफी। ये पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन इन द हार्ट इज डिनोटेड बाय। ईसीजी में आपके ग्राफ होते हैं, उसमें हार्ट के रिलैक्सेशन को कौन सा में दिखाया गया? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो हार्ट के रिलैक्सेशन को कौन सा वेव दिखाता है? पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव या नन? तो आपसे मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, वो देखो। आपके ईसीजी में मेनली ये पी वेव होता है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, वेरी गुड, एंड ये टी वेव होता है। पी वेव जो होता है, याद रखना, पी वेव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है, यानी आपके एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है, संकुचन को दिखाता है। जबकि ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपके वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन, यानी आपके वेंट्रिकल्स में संकुचन को दिखाता है। जबकि टी वेव की मैं बात करूं, अगर टी वेव की मैं बात करूं तो टी वेव में आपका रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, यानी हार्ट के रिलैक्सेशन। देखो, जब आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ज़्यादा बड़ा वेव बनता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखो आपका हार्ट है, ठीक है। जब आपका हार्ट में संकुचन होगा तो ज़्यादा बड़ा वेव बनता है, और खास करके वेंट्रिकल्स बड़ा होता है और वेंट्रिकल्स में जोरदार संकुचन होता है, ठीक है। हाँ, तो एट्रियल में जब संकुचन होगा तो तनी को पुचुक देके एगो पी जैसा वेव आएगा। जबकि वेंट्रिकल्स में जब बहुत बड़ा हचाक देखे एकदम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बड़का टाका वेव आएगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो पी वेव में पुचुक देखे यानी तनी को, यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नाम यह बड़का उगा आता है वेव, किसमें? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में, वेंट्रिकल जब संकुचित कर रहा होता है। और जब वापस से अब संकुचित हो गया है तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहा होता है, तो वो रिलैक्स करने टाइम टी वेव बनाता है। यही पूछा गया, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, तो टी वेव। रिलैक्स किस में करता है? टी वेव में। रिलैक्स किस में करता है? टी वेव में करता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेनलेज लूप इज, हेनले का लूप ऑफ हेनले कैसा शेप का होता है? एल शेप्ड, एस शेप्ड, यू शेप्ड, वी शेप्ड। तो लूप ऑफ हेनले होता कहाँ है? तो देखो, ये नेफ्रॉन है जो आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, या तो आपके किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। हाँ, इसमें जो ये वाला पार्ट होता है लूप ऑफ हेनले होता है। इसका शेप कैसा लग रहा है आपको? यू के आकार का लग रहा है। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? यू शेप्ड। आंसर क्या हो जाएगा? यू शेप्ड होता है। हेनले लूप कैसा शेप का होता है? यू शेप का होता है। हेनले का लूप ऑफ हेनले, हेनलेज लूप यू शेप्ड होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट, ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट, सेरिब्रम, सेरिबेलम,
डायनसेफ्लॉन, मेडुला ओब्लंगाटा। बताओ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, तो नाम ही है सेरिब्रम, ब्रम यानी कि सेरिब्रम बड़ा काटा का, है ना। सेरिबेलम बैलेंस बनाने का काम करता है, याद रखना। तो ये आपके ब्रेन का सबसे बड़ा वाला पार्ट, ये देखो आपका सेरिब्रम है, और सेरिबेलम जस्ट पीछे साइड होता है, आपका छोटा सा हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। तो सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है आपके ब्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अरेंजमेंट ऑफ बोन्स ऑफ द मिडिल ईयर। आपके मिडिल ईयर में बोन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, आपके मिडिल ईयर में बोन का अरेंजमेंट कैसे होता है मिडिल ईयर में, बताओ। बोन किस सीक्वेंस में होता है, पहले इनकस, पहले मेलियस, नहीं, याद रखना, स्टेपस इनकस मेलियस, स्टेपस इनकस मेलियस, सिम, है ना। कान में क्या लगाओगे, सिम लगाओगे, तो कान की हड्डी किस सीक्वेंस में होती है, सिम के सीक्वेंस में होती है, SIM। स्टेपस सॉरी मेलियस इनकस स्टेपस होता है, उल्टा मिस, सिम बोल दिया, स्टेपस इनकस मेलिकस नहीं। ये स्टेपस तो सबसे छोटी है, सबसे अंदर होती है, सबसे बड़ी होती है मेलियस, सॉरी आपका होता है मेलियस इनकस स्टेपस, MIS, क्या होता है, MIS, है ना, हाँ, मेलियस इनकस स्टेपस, याद रख लेना। मिस, अरे भैया कान की हड्डी, है ना, अरे आपका कान बचपन में कौन मचोड़ती थी, मिस। सर मचोड़ दे ना तो सर को भी मचोड़ देंगे क्या, अगर कान मिस मचोड़ती थी ना तो जानबूझ के बच्चा होमवर्क नहीं करके जाएगा, मिस का कोमल कोमल हाथ मेरे कानों पे पड़ेगा, बस मैम बस 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 मिस। एक बार का बचपन का कहानी हम आपको बताते हैं, हमको मिस और मैम में फ़र्क नहीं बुझाता था, किसको मैम बोले किसको मिस बोले, ठीक है। तो एगो मिस थी, उसको हम मैम बोल दिए थे, उसको हम क्या बोल दिए थे, मैम। मैम मेरा टिफ़िन नहीं खोल रहा है, खोल दीजिए। बच्चा थे, छोटा बच्चा थे, टिफ़िन नहीं खोला था, टाइट से बना गया था। अब वो मैम मेरा गुस्सा आ गई, क्या हम तुमको मैम दिखते हैं, कॉमन सेंस नहीं है, हाँ मैम। अब फिर हम मैम बोल दिए। अब मिस और मैम का कन्फ्यूजन मेरा पूरा अंग्रेजी स्टाइल एकदम, जुल्फी एक तो ऐसे कितनों कुछ हो जाए, एक वो जुल्फी ऐसे करके निकलने रहता था, अगर हम निकाले तो ऐसे निकला रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करते रहती थी, ऐसे ऐसे करते रहती थी हमको अभी तक याद है ना। तो बोलती हमको मैम बोलते हो, हम मिस हैं। बोले अच्छा मिस। तब हम पूछे, पहले तो खोल दी, ठीक है मिस, फिर बाद में पूछे अच्छा मिस क्यों, मैम और मिस में क्या। तो बोलती है कि जिसका शादी होया रहेगा वो मैम होती है, और जिसका शादी नहीं होया रहेगा वो मिस होती है, ठीक है। हमको लगता था जो तनी को मोटी सोटी है उसको मैम बोलो, जो पतली दुबली है मिस बोलो, ई तनी थोड़ी है भी जिसको डांट एकदम धा के कचर दे तो आदमी के जूस बन जाएगा, ऐसा थी मैडम, है ना। मैडम इसीलिए मैम वाला फील आता था, बाकी उसके बाद हम कभी भी मैम नहीं बोले थे, मिस ही बोले थे हाँ, कईयों हिप्पी जो रखती थी ऐसा लगता था बाप रे पंजाबी थी, हम झारखंड से पढ़े हुए, पंजाबी थी, तो बाल भी बड़ा बड़ा, है ना, और लिपस्टिक पंजाबी में बहुत ज़्यादा चलता है, एकदम दुधिया गोरी, है ना, एकदम पूरा दुधिया गोरी थी, और लिपस्टिक उतने एकदम काला काला टाइप का लिपस्टिक लगाती थी, है ना। चलो हाँ याद आ गया हमको, मिस, मेरा कान कौन मचोड़ेगी, मिस, कान कौन मचोड़ेगी, मिस, यानी M फॉर मेलियस, I फॉर इनकस, S फॉर स्टेपस। अब M कैसा शेप का होता है, मेलियस, मेलियस हैमर शेप, हैमर, हैमर का शेप्ड का होता है, इनकस एनविल शेप्ड, एनविल मतलब कुल्हाड़ी, और स्टेपस तो हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू शेप का होता है, हॉर्स शू शेप। देखो हैमर मतलब हथौड़ी के शेप का, एनविल मतलब कुल्हाड़ी, और स्टेपस हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू यानी कि ऐसे करके जो घोड़ा पे पाँव रखने वाला होता है ना, हाँ घोड़ा जिस पर, घोड़ा का पैर जैसा, ठीक है सर। यही सब एग्जाम्पल स्टेटस का वजह बन रहा है, क्या बात है चलिए, तो ये देखो आपके कान के इंटरनल ईयर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मेलियस है, फिर आपका स्टेपस है, इनकस है, फिर आपका स्टेपस है। देखो मेलियस इनकस स्टेपस, मिस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस, आपके आइलेट ऑफ लैंगरहैंस किसको कहते हैं, तो पेनक्रियाज का
ये जो पेनक्रियाज है ना आपका आग्नेयाशय, पेनक्रियाज का इंडोक्राइन पार्ट क्या कहलाता है बताओ? पेनक्रियाज का इंडोक्राइन पार्ट आपका क्या कहलाता है? वेरी गुड। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या प्रोड्यूस करेगा? इंसुलिन, है ना। बाइल कौन प्रोड्यूस करता है बताओ? बाइल कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर। बाइल कौन बनाता है? लीवर। अच्छा, बाइल को स्टोर कौन करता है? बाइल को स्टोर कौन करता है? वेरी गुड, गॉल ब्लेडर, वेरी गुड, गॉल ब्लेडर, पित्त की थैली, वेरी गुड, है ना। अब बताओ, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इंसुलिन बनाता है। अगर मैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बात करूं तो पेनक्रियाज एक प्रकार का, अगर मैं पेनक्रियाज की बात करूं तो याद रखना, पेनक्रियाज जो होता है एक प्रकार का मिक्स्ड ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या होता है? इसमें दोनों नेचर होता है, इंडो भी होता है एंड इंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। एक्सोक्राइन मतलब एंजाइम बनाएगा, इंडोक्राइन मतलब हार्मोन बनाएगा। खास बात यह है, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका इंडोक्राइन पार्ट मात्र 1% होता है, 99% भाग एक्सोक्राइन ही होता है ना। हाँ, ये मिक्स्ड ग्लैंड है। और इंडोक्राइन पार्ट के लिए अलग से नाम दिया गया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसीलिए आपको यहाँ लिखा हुआ है आइसलेट सेल्स। और आइलेट सेल में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पेनक्रियाज में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक है अल्फा सेल, दूसरा है बीटा सेल, तीसरा है डेल्टा सेल, चौथा है पीपी सेल। क्या क्या? अल्फा सेल, देखो, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल। क्या क्या होता है बताओ? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल। अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है? सब हार्मोन बनाता है। ये कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन। अल्फा सेल ग्लूकागोन बना रहा है, वेरी गुड। अच्छा, बीटा सेल क्या बनाएगा? बीटा सेल इंसुलिन बनाएगा, बीटा सेल इंसुलिन बनाएगा। डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन, डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन। एंड पीपी सेल पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। पीपी सेल है ना, पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। पीपी सेल पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। पीपी सेल क्या होता है? पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड होता है, ठीक है। अभी कैसे हार गई पंजाबी जी? बहुत समय है, इतना आसानी से नहीं हार जाएगा पंजाब। चलिए, लेकिन जीतेगा आरसीबी ही। अल्फा सेल ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन, पीपी सेल पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करेगा, सोमैटोस्टेटिन कहीं ना कहीं आपके लिए ओवर सिक्रेशन, अल्फा और बीटा का जब ओवर सिक्रेशन होता है तो वो काम करता है। अच्छा बताओ, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है ना। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से, तो इंसुलिन की कमी से आपका डायबिटीज़ होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज़। और डायबिटीज़ में भी कौन सा? डीएम, डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस। क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? 26, 28, 30, 29। तो 26, 28, 30, 29, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन का होता है। कितने दिन का? ना, 28 दिन आंसर होगा। 28 से 33 होता है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर 28 दिन जाता है, सबसे बेस्ट आंसर 28 दिन जाता है। बी 28 दिन का होता है, वेरी गुड। टेंडन ज्वाइंट्स, टेंडन ज्वाइंट करता है किसको? तो टेंडन मतलब चंदन, याद करो, ट्रिक बताए थे। और चंदन बड़ा पढ़ने में तेज था, माई बहन करता था। क्या करता था? सबका माई बहन कर देता था। तो माई मतलब मसल और बहन मतलब बोन, मसल टू बोन, मसल विथ बोन, मसल विथ बोन। याद रखना, टेंडन किसको ज्वाइंट करता है? कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मसल्स विथ बोन, मसल्स को बोन के साथ जोड़ने का काम करता है। जबकि लिगामेंट बताओ, लिगामेंट क्या करता है? तो याद करो, हमने लगाया था बबली लगावे फेयर लवली। अब बबली है ना, लगावे फेयर लवली, लगा के फेयर लवली, जान ले वे कारे बबली, है ना। तो ब यानी बोन टू बोन लिगामेंट, बोन टू बोन लिगामेंट, है ना। जबकि चंदन, टेंडन यानी चंदन, माँ बहन यानी मसल टू बोन। चलो, ये देखो लिखा है ना, टेंडन मसल टू बोन, लिगामेंट बोन टू बोन, बबली लगावे फेयर लवली।
चलो नेक्स्ट है विच ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क, इसमें से कौन सा ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करता है, दुग्ध स्राव कौन करता है, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी, मेमरी, एड्रिनल। तो विच ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क, तो मिल्क प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड कौन सी हो जाएगी सर, मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड आपका मिल्क का प्रोडक्शन करती है, वेरी गुड। नेक्स्ट है डैश इज द बोन ऑफ आर्म, आर्म का बोन यानी बाजुओं की हड्डी है ना, आर्म का बोन कौन सा हो जाएगा बताओ, डैश इज द बोन ऑफ द आर्म, आर्म का हड्डी बताओ। फीमर, फीमर तो जांग की हड्डी हो जाएगी, थाई बोन कहलाता है, ये सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। ह्यूमरस, स्कैपुला या नन, तो ये जो आपका ह्यूमरस होता है ना, बाजुओं की हड्डी, आर्म है ना, तो ये हो जाएगा ह्यूमरस, वेरी गुड। देखो ये आपका थाई बोन फीमर हो जाएगा, जबकि ह्यूमरस जो होता है ये आपका ह्यूमरस, ये वाली हड्डी जो है ना, ये आपकी आर्म बोन कहलाती है। डैश ईसीजी डायग्नोसिस डिसऑर्डर्स ऑफ, अच्छा ईसीजी यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ईसीजी डायग्नोसिस इज द डिसऑर्डर ऑफ, कहने का मतलब है ईसीजी डायग्नोसिस इज द डिसऑर्डर ऑफ, किस चीज़ के डिसऑर्डर को ईसीजी डायग्नोस करता है, किस चीज़ के लिए, हार्ट के लिए, मसल्स के लिए, लंग्स के लिए या ब्रेन के लिए। तो ईसीजी जब भी करते हैं तो आपका हार्ट के लिए करते हैं, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जबकि ब्रेन के लिए होता है ईईजी, ईईजी का जांच होता है ब्रेन के लिए, ईईजी का जांच होता है ब्रेन के लिए, जबकि ईसीजी का जांच होता है हार्ट के लिए। डैश है डैश डिस्क्राइब्स मूवमेंट ऑफ मसल्स इन द जीआईटी, बताओ इसमें से कौन सा ऐसा मूवमेंट है मसल्स का जो कि जीआईटी में मूवमेंट को दिखाता है। डैश डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ मसल्स इन जीआईटी, बताइए आपका क्या होगा आंसर। डैश डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ मसल्स इन द जीआईटी, जीआईटी जो होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है ना, उसमें जो मूवमेंट होता है ऐसे ऐसे है ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, पेरिस्टाल्सिस, जिसकी वजह से आपका ये ऐसे ऐसे संकुचन है ना, जैसे मान लो ये जीआईटी ऐसे ऐसे है ना, फैलता सिकुड़ता है, जिससे क्या होता है, खाना आगे बढ़ता है, पेरिस्टाल्सिस कहलाता है। डैश ऑफ द इनर ईयर इज कंसर्न्ड विद इक्विलिब्रियम, इनर ईयर का कौन सा पार्ट इक्विलिब्रियम कंसर्न है, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। वेस्टिब्यूलर एपेरेटस, ऑर्गेनल ऑफ कोर्टाई, या तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या इनकस। डैश ऑफ द इनर ईयर इज कंसर्न्ड विद इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के लिए वेस्टिब्यूलर एपेरेटस होता है, वेस्टिब्यूलर एपेरेटस, इसका आंसर हो जाएगा वेस्टिब्यूलर एपेरेटस। ये जो आपका वेस्टिब्यूलर एपेरेटस है ना, देखो यहाँ पर जो वेस्टिब्यूलर एपेरेटस दिख रहा है, ये आपका इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपका इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। वेस्टिब्यूलर एपेरेटस, वेस्टिब्यूलर एपेरेटस इनर ईयर के लिए कंसर्न होता है। चलो नेक्स्ट है आपका डैश एन एंटीकोएगुलेंट विच इज इन विवो एज वेल एज इन विट्रो, कौन सा ऐसा एंटीकोएगुलेंट है जो कि आपके बॉडी में भी पाया जाता है और लैब में भी इस्तेमाल होता है, बताओ। तो एंटीकोएगुलेंट में हिपैरिन, ये एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। इन विवो मतलब लैब, इन विवो मतलब लैब, लैब में भी इस्तेमाल होता है इसका, और इन विट्रो यानी कि बॉडी है ना, बॉडी में भी इस्तेमाल, सॉरी इन विवो का मतलब होता है बॉडी और इन विट्रो का मतलब होता है लैब, लैब में, ठीक है। हिपैरिन। डैश इज एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, यूरिन का एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट कौन सा है, यूरिन का एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट कौन सा है, प्रोटीन, ब्लड, ग्लूकोज, ऑल ऑफ द अबव। डैश इज एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, यूरिन में देखो नॉर्मल मात्रा में क्या है ना, देखो अगर यूरिन में प्रोटीन एबनॉर्मल पूछ रहा है, प्रोटीन आएगा तो भी दिक्कत है, ब्लड आएगा तो भी दिक्कत है, ग्लूकोज आएगा तो भी दिक्कत है, तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर प्रोटीन आने लगता है तो वो प्रोटीयूरिया कहलाता है, प्रोटीयूरिया। ब्लड आता है तो हिमेचूरिया, हिमेचूरिया कहलाता है। ग्लूकोज आएगा तो ग्लाइकोसूरिया कहलाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि कौन सा एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है यूरिन का, तो डी, ठीक है। डैश आर्टरी सप्लाई ब्लड टू हार्ट, बताओ कौन सी आर्टरी है जो हार्ट मतलब ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को। डैश आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली कौन सी आर्टरी होती है, कोरोनरी, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी सर्कुलेशन स्पेशली होता है किसके लिए, हार्ट के लिए, ठीक है, कोरोनरी सर्कुलेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, सेल का कंट्रोल सेंटर किसको कहेंगे, तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्यों,
क्योंकि यहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी यहीं पर एटीपी का निर्माण होता है। अच्छा, राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री क्यों? क्योंकि प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ सेल्स विच इन द सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर स्ट्रक्चर्ड इनटू, यानी ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहेंगे? जो सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन लगभग समान हो, यानी एक जैसा स्ट्रक्चर और फंक्शन वाला सेल के ग्रुप को क्या कहेंगे? तो ग्रुप ऑफ सेल जैसे ही आ जाएगा टिश्यू होगा, आंसर डी, टिश्यूज हो जाएगा, डी, वेरी गुड। तो ग्रुप ऑफ सेल विच इज इन ए सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो आंसर हो जाएगा टिश्यूज। चलिए, तो फाइनली आप सभी लोग का ओवरऑल HAP का टॉप 20 क्वेश्चन का टॉप 100 MCQ का पहला क्लास कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से सारे क्लास को अटेंड करिए, जो भी नोटिफिकेशन जाए अभी टॉप 20 का या तो टॉप 100 MCQ का, हर एक क्लास को अटेंड करिए और अच्छे तरीके से एंजॉय करिए। बाकी सभी लोग जुड़े रहिएगा, मिथिलेश सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम ID है, इस ID के माध्यम से जुड़े रहिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।